नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे शो पर जिसका नाम है हम हैं हुनरबाज, जो कि बाकी शो से थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि इस शो पर किसी एक स्किल को नहीं बल्कि हर स्किल को मिलता है मौका और सम्मान। दरअसल मेरी बात का सीधा कनेक्शन है सूरत गुजरात के गोविंद प्रसाद सारोगी के साथ, जिनका पारिवारिक बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन उनके बच्चों ने करना चाहा कुछ अलग और उठा लिया एक बहुत बड़ा रिस्क बिजनेस को और बड़ा बनाने के लिए। क्या था वो रिस्क और क्या हुआ आगे? आइए देखते हैं। तरक्की कौन नहीं करना चाहता, पर तरक्की कैसे होगी इस बात की समझ बहुत जरूरी है, और जो ये समझ रखता है उसके पास होते हैं इनोवेटिव आइडियाज, रिस्क लेने की हिम्मत, या कम शब्दों में कहें तो सही बिजनेस सेंस। गोविंद प्रसाद सारवगी का ग्वालियर में टेक्सटाइल मार्केटिंग का पारिवारिक बिजनेस था, जो कि अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें अपना शहर ही छोड़ना पड़ गया। ग्वालियर की मंडी में थोड़ी ट्रबल आने लगी, तो ये महसूस हुआ कि हमको कोई मैन्युफैक्चरिंग मंडी में जाना चाहिए। तो हमने स्टडी की, बॉम्बे, सूरत, अहमदाबाद तीनों जगह की। तो उसके बाद में हमने पाया कि सूरत जो है बॉम्बे और अहमदाबाद से बेटर है, तो हमको एक ब्रांच सूरत में डालनी चाहिए। सूरत, जो कि टेक्सटाइल बिजनेस के लिए दुनिया भर में मशहूर है, यहाँ अवसर बहुत हैं, पर कॉम्पिटिटर्स भी बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में अगर कुछ नया नहीं सोचा तो समझिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, और उसके लिए तो निश्चित ही जो मार्केटिंग से मैन्युफैक्चरिंग में कदम बढ़ा रहा हो। काफ़ी जैसा तकलीफें तो आई, फिर कुछ समय बाद ये महसूस किया कि शूटिंग शर्टिंग यहाँ का कम बिकता है, यहाँ साड़ियों का मार्केट है, तो अपने को साड़ी बनाना चाहिए। तो फिर उसके बाद में हमने साड़ी में टर्न आउट किया। वक्त के साथ सूरत के मार्केट को समझने लगे थे गोविंद प्रसाद, और वो शुरुआत कर चुके थे अपनी नई कंपनी लक्ष्मीपति साड़ीज की। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ने भी लगा, पर उनके बच्चों को पता था कि ये ग्रोथ बहुत स्लो है, और उन्होंने सोचा कि अगर आगे बढ़ना है तो कुछ खास मशीन्स इंपोर्ट करना जरूरी है, जो उस समय सूरत में और किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के फैक्ट्री के पास नहीं थी। शायद यही रिस्क लक्ष्मीपति साड़ीज के लिए एक की फैक्टर साबित होने वाला था। हम लोगों को जो एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए थी वो हमें अवेलेबल नहीं थी, और जितना प्रोडक्शन एक चाहिए था हम लोगों को उतना प्रोडक्शन मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि क्या होता था कि सीजन में हमको माल की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती थी, हम लोगों को उस समय माल उतना नहीं मिल पाता था। इटली, जर्मनी और जापान से मशीन्स लाने का फैसला हो चुका था, जो करने वाली थी कपड़ों की डाइंग, प्रिंटिंग, वीविंग, डिजाइन, एम्ब्रॉयडरी, आयरनिंग, वॉशिंग और फोल्डिंग जैसे कई काम। पर किसी भी बेहतर फैसले को जरूरत होती है बेहतर सपोर्ट की। इन्हीं मशीन्स को परचेज करने के लिए लक्ष्मीपति साड़ीज को साथ मिला बैंक ऑफ बड़ौदा का। बैंक ऑफ बड़ौदा ने समझा कि कॉस्ट किस लिए ज़्यादा एक्सपेंस कर रहे हैं हम लोग, वो टेक्नोलॉजी को समझने में बैंक का काफ़ी सपोर्ट रहा कि अगर हम 10 लाख की मशीन के सामने 30 लाख की मशीन ले रहे हैं, 50 लाख की मशीन ले रहे हैं, तो उसका क्या फ़ायदा है। उन्होंने जो मशीनरी इंपोर्ट करनी थी फॉरेन से, उसके लिए हमने लेटर ऑफ क्रेडिट लिमिट दी हुई है। ये लेटर ऑफ क्रेडिट है, किसी को अगर मशीनरी इंपोर्ट करनी है तो वो पैसे देने के बजाय बैंक उसको एक गारंटी देता है फॉरेन एक्सपोर्टर को, कि अगर बार बार पैसे नहीं देगा तो हम देंगे। तो उससे उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो दे देता है बिना पैसे के। लेटर ऑन पार्टी पैसे दे देती है, बार बार पैसे दे देता है, वो नहीं देता तो हम पैसे दे देते हैं बैंक की तरफ से। Being a sole banker, it is our responsibility to take care of their requirement, because the modernization is very much important in this kind of trade. आज एक सक्सेसफुल बिजनेस की सारी क्वालिटीज दिखाई देती हैं यहाँ, और नई सोच ने इस कंपनी को पहुँचाए हैं एक साथ कई फायदे। फायदा नंबर 1, जब हमने अपना यूनिट चालू किया था तब हमारा 10 लाख मीटर करीब प्रोडक्शन था पर मंथ का। अभी हमारा करीब 50 लाख मीटर कपड़ा पर मंथ का प्रोडक्शन है, और हमारा जो 2020 का जो ब्लूप्रिंट है वो 1 करोड़ मीटर मंथली का है। फायदा नंबर 2, हमारा प्रोडक्ट जो बनकर आया है, निखर कर आया, उसका ये हुआ कि हमारा डोमेस्टिक मार्केट के साथ कंपैरिजन ही धीरे धीरे खत्म हो गया। फायदा नंबर 3, 2008 में हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़े थे, तब हमारा टर्नओवर 25 करोड़ रुपए था। आज लगभग इस फाइनेंशियल ईयर तक हमारा एक्सपोजर
बैंक ऑफ बड़ौदा में 500 करोड़ प्लस हो जाएगा और जो कि टर्नओवर हमारा 700 करोड़ प्लस हो जाएगा। ऐसी ग्रोथ किसी चमत्कार से कम नहीं, मगर सच कहें तो ये चमत्कार नहीं बल्कि सही बिजनेस सेंस का नतीजा है जो किसी को भी इस मुकाम पर पहुंचा सकता है, और तब तो जरूर जब आपकी सफलता के लिए कोई अपना बनकर साथ देता है। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है? साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है? बताइए ये कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार। दरअसल इतनी ज्यादा साड़ियों को बनते देख मुझे अचानक से ये अलंकार याद आ गया, और याद आया आपसे पूछे जाने वाले तीसरे सेगमेंट में सवाल का, जो हम आपके लिए और आसान बनाने वाले हैं। पूछिए कैसे? अब से आपको पूछे गए सवाल इसी एपिसोड से होंगे, और आपको मिला करेंगे हर एपिसोड में पूछे गए सवाल के लिए 2 हिंट्स। तो नेक काम में देर किस बात की? आज हमारे सवाल का सबसे पहला हिंट है दीवार। अमिताभ बच्चन जी की फिल्म दीवार नहीं, बल्कि दुनिया में सबसे लंबी दीवार। घर के बाहर घर जैसा आराम कहां? कितनी सही बात है ये, है ना? कुछ करने की चाह, जिंदगी में बड़ा बनने की चाह हम सबको कहीं ना कहीं अपने घर बार को छोड़ करके दूर जाकर बसने के लिए मजबूर कर देती है। ठीक यही हुआ दिल्ली की विजय गोयल के साथ, जो कि अपने काम के लिए अपना घर छोड़ करके चली आई मुंबई। उनकी जिंदगी में फिर आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं। मुंबई ये शहर ही कुछ ऐसा है जो सबको अपनी तरफ खींचता है। यहाँ कोई ये सोच के नहीं आता कि यहाँ जिंदगी कितनी मुश्किल होगी। सब ये सोच के आते हैं कि मुंबई का समंदर सबकी प्यास बुझा सकता है, पर समंदर का पानी पीने की ख्वाहिश रखना है तो समंदर में तैरने का हुनर भी सीखना ज़रूरी है। मेरा नाम विजय गोयल है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड की जॉब थी, लेकिन जॉब ऐसी नहीं थी कि हम लोगों का गुजारा अच्छे से हो सके, तो हमने सोचा कि बॉम्बे शिफ्ट होके देखते हैं, क्योंकि बॉम्बे में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। एक बेहतर कल की तलाश में विजय गोयल पूरे परिवार के साथ मुंबई तो चली आई, पर उनकी मुश्किलें कम होने के बजाय और बढ़ रही थी। हम बॉम्बे शिफ्ट हुए तो बहुत मुश्किल था, काफ़ी सारी परेशानियाँ आई, क्योंकि घर भी रेंट पे लेना था, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी परेशानी आ रही थी कि कैसे करेंगे। कहते हैं एक महिला जब मुश्किलों के बारे में सोचती है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में उन मुश्किलों का हल चल रहा होता है। विजय गोयल ने कभी शौकिया तौर पर दिल्ली में सॉफ्ट टॉयज बनाने का हुनर सीखा था, और उसी हुनर से उन्होंने एक हल निकाल लिया। हमने मार्केट से सॉफ्ट टॉय से रिलेटेड काम उठाना शुरू करा, और मेरे पास बस भगवान का सहारा था और अपने हुनर का सहारा था। जो घर पे लाके हम सामान तैयार करते थे खिलौनों का, और उसको फिर दे के आते थे फैक्ट्रीज़ में। तो इस तरह से हमारी जो ज़िंदगी की गाड़ी थी वो धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। चलिए, इसी तरह विजय गोयल की जिंदगी की गाड़ी कुछ हद तक पटरी पर तो आ गई। उन्होंने सॉफ्ट टॉयज का काम घर से करते करते एक छोटी सी शॉप भी ले ली, लेकिन उनकी जिंदगी से अभी तक गया नहीं था। बदकिस्मती जो है ना, थोड़ा पीछे पीछे हमारे साथ साथ ही चल रही थी लगभग, तो वो दुकान हमारी डैमेज हो गई। जो भी हमारे पास कैपिटल थी वो सब फिनिश हो गई आफ्टर ऑल। मतलब अभी हम हैंड टू माउथ आ गए पूरी तरह। अब ये वक्त विजय गोयल और उनके परिवार के लिए सब कुछ खो देने जैसा था। उनकी शॉप के साथ उनकी उम्मीद भी टूट चुकी थी। तभी राह चलते चलते उन्हें वो राह दिखाई दी जो शायद उनकी जिंदगी बदलने वाली थी, और वो राह थी बैंक ऑफ बड़ौदा। स्टैंड अप इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छा काम हुआ है। यहाँ पे काफ़ी हमने देखा है, कई ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे महिलाएं सक्षम हैं, काबिल हैं, कर सकती हैं, लेकिन रिसोर्सेज क्रंच की वजह से वो बिज़नेस नहीं कर पाती हैं। इस टाइप के प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके उनको वाइबल बना करके, वाइबल पा करके हमने उनको आगे लास्ट माइल जो होता है ऋण या वित्तीय सहायता, उसको बिज़नेस को रन करने के लिए हम लोग ऑफ़र करते हैं आगे से।
लगभग 1 साल पहले विजय जी हमारे पास आई थी। उन्होंने बोला और मैं चाहती हूँ कि मेरी एक अपनी खुद की मशीन हो, अपना एक वर्कशॉप जैसा हो और जो मार्केट से डिज़ाइन आए वो डिज़ाइन हम बना के और मार्केट में सेल करें, तो हमारा क्या इससे धंधा भी बढ़ेगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने विजय गोयल की जरूरत भी देख ली और नियत भी। फिर क्या था, जरूरी KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना बिजनेस मॉडल देने के बाद विजय गोयल को 10 लाख रुपए का लोन मिल गया और उन्होंने शुरू कर दी अपनी सॉफ्ट टॉयज बनाने की कंपनी। और इतना ही नहीं, जब विजय गोयल को फाइनेंशियल सपोर्ट या गाइडेंस की जरूरत पड़ी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनों की तरह उनका साथ दिया। बाद में हमें फंड की दोबारा जरूरत पड़ी तो हम बैंक में गए, तो बैंक में हमसे पूछा कि भाई अभी आपने क्या किया है, क्या प्रोग्रेस की है, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया था उसमें आपकी प्रोग्रेस क्या है। और जैसे कि एक घर में बड़ा सदस्य पूछता है, जैसे हमारे फादर हो गए, मेरे बड़े भाई हो गए, भाई जनरली पूछते हैं कि भाई आपको पैसा दिया था क्या किया, तो इसी तरीके से बैंक का बिहेवियर था मेरे साथ। सच कहें तो इतना अपनापन तो कोई अपना ही दिखा सकता है। भारत सरकार की स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा से जो मदद विजय गोयल को मिली उसका असर अब दिखने लगा था। एक वक्त था जब मैं सोचती थी कि क्या करेंगे, मर जाएंगे, बच्चों को लेके क्या करेंगे, तो आज लेकिन इतनी सशक्त है कि मैं अपना घर ही नहीं चला रही हूँ, मेरे साथ और भी लेडीज़ हैं जिनकी ज़रूरत आज यहाँ से पूरी हो रही है। आज अपने पुराने दिन याद करके विजय गोयल की आंखों से आंसू छलक आते हैं, पर इन आंसुओं में अब उनकी सफलता की मिठास है जो बैंक ऑफ बड़ौदा की कोशिश का असर है। कोई जरिया नहीं था ना कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा और सरकार की ये जो स्टैंड अप है योजना है, ये हमारे लिए एक समझिए कि भगवान नहीं आया, भगवान ने इसको हमारे लिए भेजा कि और आज सारी दिक्कतें ख़त्म है और आगे हम सोच रहे हैं कि और बड़ा सेटअप लगाएं काम का। हुनर कोई भी हो, अगर हम उस हुनर को बचपन से ही निखारने लग जाएं, तो फिर नतीजा आपने देख ही लिया है। आज के दौर में हर खेल में अपॉर्चुनिटीज हैं। यहाँ पे सिर्फ IPL ही नहीं होता है, बल्कि प्रो कबड्डी भी होता है। हर खेल में एक करियर है, हर खेल में एक्सपोजर है, हर खेल में खूब सारे अवसर हैं। बातों बातों में हो चला है वक्त आज के हमारे सवाल और आपके जवाबों का, लेकिन इससे पहले देखते हैं कि पिछले हफ्ते हमने आपसे क्या पूछा था। पिछले हफ्ते हमने आपसे ये पूछा था, बैंक ऑफ बड़ौदा के बड़ौदा चैंप सेविंग्स अकाउंट की एलिजिबिलिटी एज क्या है? और इसका सही जवाब है 10 से 24 साल। और उन तमाम जवाबों में से इस हफ्ते के लकी विनर का नाम है सुमन कुमारी, जो कि कानपुर से हैं, जो चुने गए हैं कंप्यूटर के रैंडम सिलेक्शन से, जिनको मिलता है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से 10,000 रुपए का गिफ्ट कार्ड। मेनी कांग्रेचुलेशन सुमन। तो अब बारी है हमारे आज के सवाल की। आपको हिंट्स याद है ना? दीवार और किसी और देश का खाना जो हमारे देश में बड़े चाव से खाया जाता है। तो आज का सवाल है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा आयोजित वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2018 किस देश में हुआ? तो फिर से सुनिए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा आयोजित वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2018 किस देश में हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं A इंडिया, B चाइना या फिर C जापान। अपने जवाब हमें स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर जल्द से जल्द व्हाट्सएप कीजिए। सही जवाब देने वाले को मिलेगा बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से 10,000 रुपए का गिफ्ट कार्ड। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे दिए गए हिंट्स काम आएंगे। चलिए, तो आज हमारी जर्नी ऑन दिस एपिसोड डेयरिंग टू बी डिफरेंट यहीं तक। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी यहीं इसी शो पर। एक बिजनेस जो बदल रहा है एक साथ लाखों जिंदगी। यूँ समझो तो लाखों लोगों को रोजगार एक यूनिट दे रही है कंचन। और हर जिंदगी को मिल रहा है एक साथ। कौन है जो बन रहा है एंटरप्रेन्योर्स का सच्चा हमराही? देखिए अगले हफ्ते ओनली ऑन हम हैं हुनरबाज।